हर शहर में एक ऐसा इलाका जरूर होता है जहां लोग रात को निकलने से बचते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वार्निंग समझ नहीं आती और फिर वही बनते हैं अगली कहानी का हिस्सा। स्टोरी नाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल और आज की कहानी आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर रात के 2 बजे आप सुनसान रास्ते से अकेले गुजर रहे हों और कोई पीछे से आपको नाम लेकर पुकारे, तो क्या आप पलट कर देखेंगे? कमेंट में बताइए आप कहां से सुन रहे हैं ये कहानी और क्या आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया है। तो चलिए अब ये कहानी सुनते हैं उसी की जुबानी। मेरा नाम मयंक है, मेरी उम्र 32 साल और मैं पेशे से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूं। उस दिन मैं नागपुर से लौट रहा था। रात के करीब 1:30 बज चुके थे जब मेरी ट्रेन देरी से छूटने के कारण मैं भोपाल पहुंचने की बजाय एक छोटे स्टेशन परवलिया में उतर गया। स्टेशन सुनसान था और आसपास कोई ऑटो नहीं मिला। स्टेशन मास्टर ने कहा, सर, पीछे वाले जंगल से होकर रोड तक पहुंच सकते हैं। आधा किलोमीटर का रास्ता है, बस सीधा चलते रहना और हां, पीछे मुड़कर कभी मत देखना। मैं हंसा, अरे भाई, कोई भूत प्रेत है क्या वहां? उसने मेरी आंखों में देखकर बहुत धीमे से कहा, सिर्फ इतना याद रखिएगा, आवाज आए, कोई पुकारे तो पीछे मत देखना। मैंने फोन की टॉर्च ऑन की, बैग संभाला और एक पतली पगडंडी पर चल पड़ा। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ मेरे जूतों की आवाज और झींगुरों की हल्की भनभनाहट सुनाई दे रही थी। करीब 5 मिनट चलने के बाद मुझे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा हो। रुककर सुना, कुछ नहीं। मैंने सोचा कोई भ्रम है और चलने लगा। तभी एक औरत की धीमी टूटी फूटी सी आवाज मेरे कानों में पड़ी, मयंक। मैं ठिठक गया, दिल की धड़कन तेज होने लगी। वो नाम की पुकार बिल्कुल मेरे पीछे से आई थी, लेकिन स्टेशन मास्टर की बात याद थी, पीछे मत देखना। मैंने टॉर्च को नीचे किया, नजरें सामने रखीं और कदम तेज कर दिए। वो आवाज फिर आई, मयंक, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें पहचानती हूं। अब मेरी टांगें कांपने लगी थीं। मेरे कान के पास जैसे किसी ने बहुत पास से फूंक मारी हो। पसीना बहने लगा था, लेकिन मैंने खुद को रोके रखा। पर एक झलक, बस एक नजर। इंसानी फितरत है ना, जानने की जिद। मैंने थोड़ा सा गर्दन घुमाई ही थी कि कुछ दौड़ता हुआ मेरे सामने से गुजरा। एक परछाई उल्टी चाल से चलती हुई, मानो पीछे से आगे की ओर। और फिर मुझे होश आया हॉस्पिटल में 2 दिन बाद। डॉक्टरों ने बताया मुझे किसी ने जंगल के पास बेहोशी की हालत में पाया था। मेरे गर्दन पर किसी के नाखूनों के निशान थे, ऐसे जैसे किसी ने गर्दन पकड़कर पीछे घसीटा हो। मुझे कुछ नहीं याद, बस एक बात बार बार दिमाग में गूंजती रहती है, मयंक, मेरी तरफ देखो। उस घटना के बाद मैं भोपाल लौट तो आया, लेकिन सब कुछ पहले जैसा नहीं था। मुझे रात में नींद नहीं आती थी। जैसे ही आंख बंद करता, वही आवाज कानों में गूंजने लगती, मयंक, मेरी तरफ देखो। मैंने एक मनोचिकित्सक से भी मिलना चाहा, लेकिन मैंने जो कुछ महसूस किया था वो कोई डॉक्टर नहीं समझ सकता था और शायद कोई समझे भी नहीं। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब एक दिन ऑफिस से लौटते समय मेरी गाड़ी अपने आप बंद हो गई, बिल्कुल उसी सुनसान रास्ते पर जो मेरे घर के पीछे से निकलता था। मैंने गाड़ी से उतरकर बोनट चेक किया, कुछ समझ नहीं आया। आसपास कोई नहीं था, पर फिर वही कदमों की आवाज, धीरे, बहुत धीरे, जैसे कोई नंगे पांव सूखी पत्तियों पर चल रहा हो। मैंने बिना पीछे देखे गाड़ी में बैठकर दरवाजा लॉक कर लिया, लेकिन टायरों के नीचे कुछ सरकने की आवाज आई, जैसे किसी ने नीचे से सर उठाकर कार की विंडशील्ड पर देखा हो। मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया, लाइट ऑन की और टॉर्च को बाहर की तरफ किया। कुछ नहीं था, पर जब मैंने फोन नीचे किया, मेरी अपनी विंडशील्ड पर एक गीली हथेली का निशान था, अंदर की तरफ। रात भर मैं गाड़ी में बैठा रहा। सुबह जब घर पहुंचा तो मां की तबीयत बिगड़ चुकी थी। बुखार में बड़बड़ाते हुए वो बस एक ही बात कह रही थी, उसने तुझे देख लिया है, अब तुझे भी देखना पड़ेगा। मां की हालत देखकर मैं घबरा गया था। मैंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया, पर उनका बुखार किसी दवाई से उतर ही नहीं रहा था। डॉक्टर ने कहा, इन्हें गहरा सदमा लगा है, कोई डरावना सपना या मानसिक आघात। पर मां तो सोई ही नहीं थी, वो बस छत की ओर देखती रहती और बड़बड़ाती रहती। वो खड़ी है वहां, उसको मत देखो मयंक, मत देख। मैंने कमरे में ऊपर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन मां की आंखों में जो डर था
वो बनावटी नहीं था। उसी रात मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे कमरे के बाहर धीरे धीरे चल रहा हो। करीब 2 बज रहे थे। अचानक मेरी खिड़की का पर्दा हिला। पंखा बंद था, हवा भी नहीं थी। मैंने धीमे से उठकर खिड़की की तरफ देखा, कोई नहीं था। पर फिर खिड़की के कांच पर एक परछाई उभरी। वो औरत थी, बाल बिखरे हुए, आंखें सीधी मेरी तरफ। मैं कांपता रहा, लेकिन हिला नहीं। वो बस देखती रही। और फिर खिड़की के कांच पर उंगलियों से लिखा गया, देखो। मैंने लाइट जलाई, भागकर खिड़की खोली। बाहर कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर मिट्टी में किसी के पैर के निशान थे, उल्टी दिशा में, मानो कोई मेरे कमरे से बाहर गया हो, जबकि खिड़की तो अंदर से बंद थी। सुबह मां नहीं उठी। मैंने उन्हें झकझोरा, उनका माथा छुआ, ठंडा था, बहुत ठंडा। डॉक्टर ने सिर्फ एक बात कही, हार्ट फेल। लेकिन मां के चेहरे पर जो भाव था वो डर का आखिरी रूप था। और उनकी बंद मुट्ठी में एक छोटी सी चीज थी, एक टूटी हुई काली चूड़ी। मां की मौत ने मुझे तोड़ दिया था, पर जो चीज सबसे ज्यादा खौफनाक थी वो थी उस टूटी हुई काली चूड़ी जो उनकी मुट्ठी में बंद थी। मां कभी काली चूड़ियां नहीं पहनती थीं, और वो चूड़ी पुरानी थी। उस पर धूल और मिट्टी जमी थी, जैसे बरसों से किसी जमीन में दबी रही हो। मैंने उसे ध्यान से देखा। उसमें एक हल्की सी लाल छींट थी, खून जैसा कुछ। मैंने चुपचाप उसे एक लिफाफे में बंद करके अपने कमरे की दराज में रख दिया। पर उसी रात जब मैं मां का सामान समेट रहा था, एक पुराना बक्सा मिला, लकड़ी का, लोहे की जंग लगी कुंडी से बंद। शायद सालों से किसी ने खोला नहीं था। उसे खोला तो उसमें कुछ पुराने कपड़े, कुछ तस्वीरें और एक चिट्ठी रखी थी। चिट्ठी मां की लिखी हुई थी, अगर मेरे बाद ये बक्सा तुम्हारे हाथ लगे तो जान लो, मैंने तुझे उस औरत से बचाने की पूरी कोशिश की थी, पर वो अब लौट आई है। जिस रात तुझे वो जंगल से गुजरना पड़ा था, वो उसी रात फिर जिंदा हुई थी। उसकी आंखें अब भी तुझे ढूंढ रही हैं, और अब शायद मुझे देख चुकी हैं। मेरे हाथ कांपने लगे। उस बक्से के नीचे एक और चीज छुपी थी, एक पुराना अखबार। दिनांक 15 जून 1997। हेडलाइन, परवलिया जंगल में महिला की रहस्यमयी मौत, सिर पीछे मुड़ा मिला। हत्यारा आज तक नहीं पकड़ा गया। महिला का नाम था कमला। उसी रात जब मैं लाइट बंद करके लेटा, एकदम सन्नाटा था, पर ठीक 2:03 पर मेरे कमरे का पंखा अपने आप चालू हुआ। पंखा घूम रहा था, लेकिन हवा नहीं आ रही थी, और उस घूमते पंखे की आवाज के बीच फिर वही आवाज, मयंक, तू बच नहीं सकता। अब सब कुछ तेजी से बिगड़ने लगा था। मैं जिस घर में रहता था, वहां चीजें खुद ब खुद गिरने लगी थीं। दीवारों पर हल्की खरोंचें दिखाई देती, जो हर रात बढ़ती जाती। मैंने जब उन निशानों को ध्यान से देखा तो समझ आया वो किसी नाम का आकार ले रहे थे, कमला। मैंने खुद से पूछा, कौन थी ये औरत और मेरी जिंदगी से इसका क्या लेना देना। मैं उस पुराने अखबार की खबर को लेकर थाने गया, जहां वो केस कभी दर्ज हुआ था। बहुत मेहनत के बाद एक बुजुर्ग रिटायर्ड हेड कांस्टेबल से बात हुई। उसने जब मेरा नाम सुना, मयंक, तो वो कुछ पल चुप रहा, फिर बहुत धीरे से कहा, तू ही है वो लड़का जिसकी मां ने उस औरत की लाश छुपाई थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? मैंने कांपती आवाज में पूछा। वो बोला, तेरी मां कमला की देखभाल करती थी, तब जब कमला गर्भवती थी। गांव के एक आदमी से जबरदस्ती के बाद वो प्रेग्नेंट हो गई थी। बदनामी के डर से तेरी मां ने उसकी मदद की, लेकिन जिस रात वो औरत जंगल में मिली, उसका बच्चा उसके पेट से निकाल लिया गया था। और फिर वो औरत कभी जलाई नहीं गई। उसकी लाश उसी जंगल में गाड़ दी गई थी, और गाड़ने वालों में तेरी मां भी शामिल थी। अब तस्वीर साफ हो चुकी थी। वो औरत अब मेरी मां को ले चुकी थी, और अब वो मेरे पीछे थी। उसका बदला अभी अधूरा था। उस रात मैं अकेला नहीं था। मेरे कमरे की दीवार पर परछाई बन रही थी, बिल्कुल वैसी जैसे कोई बहुत पतली औरत खड़ी हो, सिर एक तरफ को लटका हो, बाल गीले हों। मैंने लाइट ऑन करनी चाहिए, पर बत्ती गुल हो चुकी थी। खिड़की से बाहर देखा तो पूरा मोहल्ला रोशनी में था, सिर्फ मेरा घर अंधेरे में डूबा था। और फिर मेरी छाती पर दबाव सा महसूस हुआ। सांस लेना मुश्किल हो गया, जैसे कोई मेरे ऊपर झुककर बैठ गया हो। और मेरे कान के पास वही आवाज, अब तुझे भी देखना पड़ेगा मयंक, उसी जगह,
जहां तूने मेरी आंखें बंद की थीं। उस रात मुझे कुछ हो गया था। कोई सामान्य डर नहीं था वो किसी चीज का सीधा असर था, कोई ऐसी ताकत जो मुझे भीतर तक तोड़ रही थी। सुबह उठते ही मैंने तय कर लिया कि अब और नहीं, मुझे उस जंगल में जाना ही होगा, उसी जगह जहां सब शुरू हुआ था। मैं परवलिया स्टेशन पहुंचा। सब कुछ पहले जैसा ही था, वही सूना सा प्लेटफॉर्म, वही पुरानी खामोशी। स्टेशन मास्टर अब नहीं था, शायद रिटायर हो चुका था या कुछ और। मैंने उसी पगडंडी की तरफ कदम बढ़ाए। दोपहर का वक्त था, लेकिन उस रास्ते में अंधेरा पसरा हुआ लगता था। हर पेड़ जैसे कुछ जानता हो, हर झाड़ी जैसे कुछ छुपा रही हो। करीब 10 मिनट चलने के बाद मुझे वो जगह दिखी जहां एक जमाने में खुद को बचाने के लिए मैंने भागते हुए पगडंडी नहीं बल्कि उल्टी दिशा ली थी। वो जगह जहां मैंने पहली बार उस परछाई को देखा था। अब वहां जमीन थोड़ी उखड़ी हुई थी, मानो किसी ने हाल ही में खुदाई की हो। मिट्टी गीली थी और उस पर किसी औरत की चूड़ी का एक और टुकड़ा पड़ा था, ठीक वैसा ही जैसे मां की मुट्ठी में मिला था। मैंने झुककर मिट्टी को हाथ से हटाना शुरू किया। नीचे एक सड़ी हुई लकड़ी की पेटी जैसी चीज थी, शायद कोई पुरानी संदूक या ताबूत। मैंने साहस करके उसे थोड़ा और साफ किया, तभी एक झटका सा महसूस हुआ। जमीन कांपने लगी और सामने एक औरत का चेहरा धीरे धीरे मिट्टी के बीच से उभरने लगा। आंखें खुली थीं, बिल्कुल वैसी जैसी मौत के वक्त खुली रह जाती हैं, लेकिन वो देख रही थीं सीधे मेरी तरफ। मैं पीछे हटने ही वाला था कि उसकी गर्दन हिलने लगी। बिना आवाज किए उसका मुंह खुला, तू लौट आया, अब देख। और तभी मेरी नजर उस संदूक के अंदर की तरफ गई जहां एक पुरानी चीज चमक रही थी, एक बच्चे का झूलता झुमका। मैंने उसे उठाया और तभी एक याद कौंधी। मेरी बचपन की तस्वीरों में भी वैसा ही एक झुमका था जो मेरी मां ने हमेशा मुझे पहनाया था। बचपन में कहा करती थीं, तेरे नजर से बचाने के लिए। अब समझ आया, वो मेरा नहीं था, वो कमला के बच्चे का था। मैं घुटनों के बल जमीन पर बैठा था, हाथ में वो झुमका और आंखों के सामने एक अध गली लाश का चेहरा जिसकी आंखें अब भी मुझसे टकरा रही थीं। पर डर से ज्यादा अब मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे मैं किसी बहुत पुराने कर्ज के सामने खड़ा हूं। मैंने संदूक को पूरी तरह खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका निकला, इतना ठंडा जैसे किसी कब्र का मुंह खुला हो। और फिर किसी के कदमों की धीमी आवाज पीछे से आई, मयंक। आवाज बिल्कुल मेरे पीछे थी, लेकिन अब मैं समझ चुका था, अगर अब पीछे देखा तो मैं भी उसी मिट्टी में दफन हो जाऊंगा। मैंने आंखें बंद की और कांपती आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो, जो गुनाह मैंने नहीं किया उसका बोझ अब नहीं ढो सकता। आवाज फिर आई, झूठ, तेरा वजूद ही मेरी मौत से जुड़ा है। और तभी अचानक मुझे अपनी गर्दन पर किसी की उंगलियां महसूस हुईं, ठंडी, गीली और बहुत भारी। मेरी सांस रुकने लगी थी, पर अगले ही पल उस संदूक के पास रखा झुमका अपने आप हवा में उठा और किसी ने उसे जोर से मेरी तरफ फेंका। झटका लगते ही वो उंगलियां गायब हो गईं। हवा फिर से शांत हो गई और सामने उस औरत की लाश अब आंखें बंद थीं। मैं घबराया हुआ उठा। झुमका मेरी मुट्ठी में था, पर वो अब वैसा नहीं दिख रहा था। वो बिल्कुल नया लग रहा था, जैसे समय उलट गया हो। मैंने उसी जगह पर खड़ा रहकर पूरे दिल से कहा, तेरा बच्चा मैं नहीं हूं, लेकिन अगर तुझे इंसाफ चाहिए तो मैं तेरा सच दुनिया को बताऊंगा। जंगल में एक सन्नाटा छा गया, पेड़ झुकने लगे और जमीन जैसे अपने आप भरने लगी। कमला की लाश धीरे धीरे मिट्टी में समा गई। मैं वापस लौट आया, पर उस रात जब मैंने वो झुमका फिर से देखा, उसमें अब भी थोड़ी सी मिट्टी लगी थी और दीवार पर एक धुंधली सी लकीर उभर चुकी थी, उसी लिखावट में, अब तुझे सब देखना होगा जैसा मैंने देखा था। उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाया। खिड़की बंद थी, दरवाजा बंद था, पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई कमरे में ही चल रहा हो। धीमे धीमे पायलों की आवाज, मिट्टी सनी हुई महक और बार बार एक साया जो सामने दीवार पर उभरता और फिर गायब हो जाता। मैं समझ चुका था, कमला की आत्मा मिट्टी में जरूर समा गई थी, लेकिन उसकी कहानी अब भी अधूरी थी। अगली सुबह मैंने सीधे भोपाल के जिला रिकॉर्ड ऑफिस का रुख किया। घंटों पुरानी फाइलों में उलझा रहा और तब हाथ लगी एक भूली हुई FIR, केस नंबर 117, 1997।
शिकायतकर्ता कमला देवी, आरोपी नाम दर्ज नहीं, शिकायत दुष्कर्म और हत्या की धमकी। पर जो सबसे चौंकाने वाली बात थी, उस शिकायत की आखिरी लाइन, अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी आत्मा कभी चैन से नहीं रहेगी, मेरा बच्चा जिंदा रहेगा और उस बच्चे के जरिए मैं लौटूंगी। मैं कांप गया। कमला के साथ जो हुआ वो सिर्फ जुल्म नहीं था, वो एक अधूरी आत्मा की कसम थी, और वो बच्चा शायद मैं ही था। अब मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो इस कहानी को वहीं छोड़ दूं जैसे सबने किया, या फिर उस अधूरी आत्मा को इंसाफ दिलाऊं। मैं वापस परवलिया गया। गांव वालों से पूछताछ शुरू की, लेकिन सब चुप थे, जैसे कमला का नाम लेना ही अपशगुन हो। पर एक बुजुर्ग औरत ने मुझे अकेले में बुलाया, कांपती आवाज में कहा, तेरी मां बहुत अच्छी थी, पर उसने एक बहुत बड़ा राज छुपाया था। तेरे जन्म से कुछ ही दिन पहले उस औरत की चीखें हम सबने सुनी थीं, जंगल से आती थीं। फिर एक रात वो गायब हो गई, और फिर तू पैदा हुआ। अब मेरे लिए कोई शक नहीं बचा था, मैं वही बच्चा था जिसे जबरदस्ती उस औरत की कोख से निकालकर मां ने अपना बेटा बना लिया था। कमला की आत्मा मुझे इसलिए पुकार रही थी क्योंकि मैं ही उसका अधूरा जीवन था। उस रात मैंने खुद को उस जंगल में फिर से अकेला भेजा, बिना टॉर्च, बिना फोन, केवल वो झुमका अपनी जेब में रखकर। सन्नाटा था, लेकिन मेरे अंदर अब डर नहीं, एक बोझ था, सालों पुराना, जो आज उतरने वाला था। मैं उसी जगह जाकर खड़ा हुआ और जमीन पर झुककर कहा, मैं तेरा बेटा हूं, मैं जानता हूं, अब सब जानता हूं। अगर तुझे सुकून चाहिए तो मुझे ले जा। पेड़ हिलने लगे, चारों ओर धूल उड़ने लगी, और सामने उसी औरत की परछाई उभरी, पहले से ज्यादा साफ। वो बस खड़ी थी, मेरी तरफ देखती हुई। फिर उसने हाथ आगे बढ़ाया और मेरे माथे पर उंगलियां रख दी। अगले ही पल मेरी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। एक एक तस्वीर, एक एक चीख, कमला की मौत, बच्चा छिन्ना, मां का चेहरा, वो जंगल, वो रात। मैं सब देख रहा था जैसे वो अपनी मौत मुझे दिखा रही हो। और फिर सब शांत हो गया। पर मेरी जेब में रखा झुमका अब 2 हो चुका था। जब मेरी आंख खुली तो मैं उसी जंगल के बीच अकेला खड़ा था। आसपास सब कुछ सामान्य था, पर मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। मैं अब सिर्फ मयंक नहीं था, मैं वो आंखें बन चुका था जिन्होंने मौत से पहले सब देखा था। मेरी जेब में अब 2 झुमके थे, एक वो जो हमेशा से मेरे पास था, और दूसरा जो अचानक प्रकट हुआ था। लेकिन उनमें फर्क था। नया झुमका पूरी तरह मिट्टी में सना था। जब मैंने उसे हाथ में लिया तो जैसे किसी की आखिरी सांस मेरे कानों में भर गई। मैं कांपता हुआ घर लौटा। दरवाजा खोला तो घर की दीवारें बदली बदली सी लगीं। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन हर चीज जैसे मुझे देख रही थी। मेरे कमरे में मां की एक पुरानी अलमारी थी, उसे मैंने आज तक नहीं खोला था। उसमें से अब एक बहुत ही धीमी सी गंध आ रही थी, मिट्टी और रक्त की। मैंने कुंडी घुमाई, अलमारी खोली। अंदर एक पुराना बॉक्स था, वही संदूक जो पहले जंगल में मिला था। पर यह कैसे हो सकता है? मैंने उसे खोला, उसमें सिर्फ एक चीज थी, एक पुरानी डायरी। मां की लिखावट थी। पहला पन्ना पढ़ते ही मेरी सांसें थम गईं। अगर तू ये पढ़ रहा है तो तू अब जान गया होगा कि तू मेरा बेटा नहीं है। मैंने तुझे उस रात उस औरत की कोख से निकाला था। मैंने उसे नहीं मारा, पर मैं चुप रही, और चुप्पी भी एक गुनाह होती है। मैं जानती थी वो एक दिन लौटेगी, पर मेरी कोशिश थी कि तुझे वो सब कभी न पता चले। मगर अब जब तुझ तक सब पहुंच ही गया है तो मेरी एक आखिरी बात सुन। उसके साथ सिर्फ अन्याय नहीं हुआ था, उसके साथ वक्त भी रुक गया था। तू ही उसकी मुक्ति है, और शायद तू ही उसकी सजा। मैं बैठा रहा देर तक उस डायरी के सामने। अब मुझे समझ आ गया था, कमला को चैन तभी मिलेगा जब जो हुआ वो दुनिया जाने, जब उसकी आत्मा को कब्र से कोई निकालकर सच बोले। अब ये मेरी लड़ाई थी। मैंने अगले ही दिन एक वीडियो रिकॉर्ड किया, सब कुछ बताया, नाम नहीं लिए, पर पूरी कहानी सुनाई। शायद यही वो आखिरी कड़ी थी जो बाकी थी। रात को जब मैं सोया तो पहली बार कोई सपना नहीं आया, और सुबह जब उठा तो खिड़की पर 2 झुमके टंगे थे, सूखे, चमकदार और बिल्कुल साफ। नीचे एक कागज रखा था, मिट्टी से लिखा गया एक वाक्य, अब तू पीछे देख सकता है। अब सब कुछ शांत था। कमला की आत्मा, उसकी चीखें, वो साया, मानो सब कहीं दूर चला गया था।
मेरे कमरे की दीवारें अब बस दीवारें थीं। पंखा अब हवा देता था। खिड़की की परछाई अब डर नहीं, बस सुबह की धूप को आने देती थी। पर अंदर कुछ बाकी था, एक खालीपन। मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने वो सब कहा जो सालों तक मिट्टी के नीचे दबा रहा। मैंने नाम नहीं लिए, लेकिन कहानी सब तक पहुंच चुकी थी। वीडियो पर एक कमेंट आया, इस जगह को मैं जानता हूं, मैं उस केस की जांच में था। पर कभी किसी ने नहीं बोला। अब समझ में आया कि वो औरत रातों में दिखती क्यों थी। उसी रात मुझे एक सपना आया। मैं उसी जंगल में था। सामने एक पेड़ के नीचे बैठी थी कमला, लेकिन अब उसका चेहरा शांत था। वो मुस्कुराई नहीं, बस देखा और अपनी गोद में 2 झुमके रख दिए। फिर धीरे से बोली, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तू देख सकता है, पीछे भी आगे भी। मैं चौंक कर उठा। पूरा कमरा ठंडा था, लेकिन डर नहीं था, बस खामोशी थी। टेबल पर वही 2 झुमके रखे थे और उनके ठीक पास मां की डायरी खुली थी। आखिरी पन्ना खुद ब खुद पलट चुका था। लिखा था, तेरे जन्म का सच तुझे ले गया उस तक। अब जो कुछ तूने देखा वही तेरा वजूद है। ये कहानी तेरे साथ जिंदा रहेगी जब तक कोई और किसी और की आवाज सुनकर पीछे मुड़ेगा। अब मैं जानता हूं, कभी अगर रात को कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकारे तो पीछे मत देखना, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस अगली आंखों का इंतजार करती हैं। उस रात सब कुछ शांत हो गया, लेकिन मेरी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ सच दबने के बाद और ज्यादा जिंदा हो जाते हैं। कमला की आत्मा को भले ही मुक्ति मिली हो, लेकिन जो चीज उसने मेरे अंदर छोड़ दी है वो अब मेरी सांसों में बसती है। मैं जब भी शीशे में देखता हूं तो कभी कभी वो आंखें अब मेरी नहीं लगती, और जब भी रात गहराती है वो झुमके अब भी खिड़की पर झूलते हैं बिना किसी हवा के। तो अगली बार अगर किसी सुनसान रास्ते पर आपको कोई नाम लेकर पुकारे या किसी पुराने झुमके की छन छन सुनाई दे, तो पीछे मत देखना, क्योंकि जो पीछे है वो अब सिर्फ कहानी नहीं, वो इंतजार है। अगर आपको भी कभी ऐसा कुछ महसूस हुआ हो तो नीचे कमेंट पर जरूर लिखना। हम सब सुन रहे हैं और शायद वो भी। और हां, अगर आप अब भी यहां तक सुन रहे हो तो इसका मतलब है आपको डरने की आदत है। स्टोरी नाइट पर फिर मिलेंगे एक और सच्ची सन्नाटे से भरी रात के साथ। अब नींद आए तो ख्वाबों में पीछे मत देखना और अपना ख्याल रखे। अलविदा।